जय हिंद दोस्तों। आज से हम कंटिन्यू करेंगे अपना एक नया सब्जेक्ट, जो कि हमारा नया सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास के जो टॉपिक्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा ना, लिखने पे ज़्यादा फोकस मत करिएगा, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने पे फोकस करिएगा। क्योंकि लिखना, और अगर आप लिख लेंगे, लिख के अगर वो पोथी पत्र अपने पास रख लेंगे, आप बहुत जल्दी खोल के नहीं देखते हैं, फिर वो क्या होता है, एक समय के बाद आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। आपके पास भी हिस्ट्री की कई सारी किताबें पढ़ी होंगी, कई सारे नोट्स पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहता ऐसी किताबों का। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, यहाँ पे सिर्फ बुलेट मतलब छोटे छोटे शब्द में सिर्फ डिस्कशन करूँगा, उसकी बस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो चीज़ मैं आपके दिमाग में भरना चाहता हूँ, आपको हमेशा याद रहे, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे चालू करते हैं आज का अपना डिस्कशन अपना इतिहास पे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे क्या क्या है, लेकिन इससे पहले अगर हम आज इतिहास चालू कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान ले इतिहास होता क्या है, क्यों इतिहास हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले और इतिहास की शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये भी हम लोग जान लेते हैं, तो ये जरूरी रहेगा हम लोग के लिए। तो जो अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों। अब जानते हैं इतिहास के बारे में। देखो, जो ये आपका शब्द था हिस्ट्री, ये कहाँ से निकल गया, ये हिस्टोरिका वर्ड से निकल के आया हिस्ट्री। और ये कहाँ से लिया गया था, ये यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना, मैं ज़्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बहुत कम ही लिखूंगा, आपको याद कराना है, ना कि मुझे लिख के आपको कुछ देना है। तो जो हिस्ट्री वर्ड हिस्टोरिका है, ये कहाँ से आया था, ये यूनानी शब्द था और यूनानी वर्ड था। ठीक है, और इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था और किसने सबसे पहले कहा था हिस्ट्री, तो हेरोडोटस एक व्यक्ति थे जो यूनान के व्यक्ति थे, उन्होंने बोला था कि हिस्ट्री बोली थी। तो उन्होंने पहली बार हिस्ट्री वर्ड का उपयोग या वर्ड का इस्तेमाल किया था, तभी इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। तो फादर ऑफ हिस्ट्री मेरे नोट्स से मैं कुछ, एक्चुअली मेरी हिंदी इतनी बेटर नहीं है, बट स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए मैं अपने नोट्स अपने हाथ में कंटिन्यू करके यहाँ पे लिखूंगा, ताकि आप लोगों को स्पेलिंग एरर ना दिखे ज़्यादा। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को, हेरोडोटस। अब इनको याद कैसे करोगे वो भी जान लेते हैं, कैसे हम इनको याद रखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतिहास मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहते हैं, हेरोडोटस। और इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। 3 कालखंड कौन कौन से, उनको आप ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखूंगा नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं आपका प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक, तीसरा है ऐतिहासिक। तो जो आपका प्राग ऐतिहासिक है उसको हम बोलते हैं पाषाण काल, स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या है आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक को हम लोग आदि ऐतिहासिक के अंदर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विवरण दिया गया हुआ है। फिर आता है आपका इतिहास। इतिहास के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, जो इतिहास के अंदर आता है आपका प्राचीन इतिहास आता है, मध्य इतिहास आता है, मॉडर्न आता है और समकालीन आता है। समकालीन मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो समझ में है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों हिस्ट्री जो है आपकी, जो इतिहास है वो 3 कालखंड में बांटी गई है। तो 3 कालखंड आपके कौन कौन से, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जो प्राग ऐतिहासिक है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं। और आदि ऐतिहासिक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। और ऐतिहासिक को बोला जाता है हिस्टोरिक बोला जाता है। ठीक है, अब जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। जो प्राग ऐतिहासिक थी, प्राग ऐतिहासिक का जो ये वाला जो आपका पोर्शन है प्रोटो हिस्ट्री की, अपना प्री हिस्ट्री, जो प्राग ऐतिहासिक है, इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा जो की जाती है वो ज्योग्राफी में की जाती है, आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे वाली इसकी चर्चा करते हैं। ये लोग बहुत ही पुरानी, ये वाली जो वो थी पीढ़ी थी, बहुत ही पुरानी पीढ़ी थी। तो उन चीज़ को जब अब सर्वे कौन करता है, आर्कियोलॉजी और सर्वे मतलब ज्योग्राफी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे मैंगोलाइट वगैरह हो, उनके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक में कि हमको जो स्रोत क्या क्या मिलते हैं, पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। जो पुरानी जो चीज़ें वो लोग जो इस्तेमाल किया करते थे वो चीज़ हमको यहाँ से प्राप्त होती है, तब बोला गया पुरातात्विक स्रोत हमको प्राग ऐतिहासिक से मिलते हैं। हालांकि पुरातात्विक स्रोत हमको प्राग से भी मिलते हैं, आज से मिलते हैं और ऐतिहासिक, तीनों से मिलते हैं। अब आदि ऐतिहासिक की अगर कैसे मैं बोल दूं कैसे मिलते हैं, जैसे मान लो हमारे महात्मा गांधी थे, उनकी छड़ी आज भी हमारे पास रखी है, वो तो चले गए, वो गुजर गए इस दुनिया से, लेकिन उनके कुछ द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ वस्तु आज भी हमारे पास
हमारे देश में रखी हुई हैं। और ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, वो भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर आएगी। और जो हमारी महात्मा गांधी की छड़ी है या उनका चरखा है वो भी पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही आएगा। तो समझिए प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में तीनों चीज़ में कॉमन क्या है, पुरातात्विक स्रोत, जो आपके स्रोत या साक्ष्य है उन पे बेस है। दूसरी बात जो प्राग ऐतिहासिक है ये हमको क्या है, ये लिखित फॉर्म पे हमको नहीं मिली है। अब भैया जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग थे अनपढ़, तो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ठीक है। तो तभी इनके जो साक्ष्य थे हमको लिखित फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, क्योंकि ये अनपढ़ थे, ये सब जानवर समझ लो। इस टाइम क्या था, जो मानव था वो पूरी तरह से मानव नहीं था, एक प्रकार से देखा था जानवर था, जैसा पेड़ा होकर चलता था उस टाइम, ठीक है। और अरे तो इसमें मिट गया, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना तुमको, हाँ। और इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के समय आदमी जो था या मानव था, जो पूर्णतः मानव नहीं था, लेकिन वो मानव था, वो किस चीज़ के बारे में जानता था, वो पत्थर के बारे में जानता था, पत्थर। तो इसको बोलते हैं पाषाण काल, इसको बोलते हैं स्टोन एज, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज। तो प्राग ऐतिहासिक की बात आती है, प्राग ऐतिहासिक में क्या था, हमको पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले थे उन पे हम कार्य करते हैं। और इसमें क्या था, हमको लिखित भी कोई चीज़ नहीं मिली थी, जो हमको जो थरिया बर्तन या कटोरी जो भी मिला था, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके बेस पे हमको इनको एनालाइज किए हैं। और इनके जो साक्ष्य थे वो लिखित फॉर्म में कुछ नहीं है, इनको लिखना नहीं आता था, ये वो थे सब समझो जानवर ही थे एक प्रकार से, तो इनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था। और इस काल के जो लोग प्राग ऐतिहासिक के जो लोग थे, वो लोग क्या थे, वो लोग सिर्फ पत्थर से ही पत्थर के बारे में जानकारी थी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पाषाण काल, और इंग्लिश में स्टोन एज बोला जाता है। क्योंकि उस समय क्या था, या तो पेड़ हुआ करते थे, या पत्थर हुआ करते थे, या जानवर हुआ करते थे, बस कुछ नहीं था। और अब आते हैं, बढ़ते हैं अपना आदि ऐतिहासिक के बारे में चर्चा करते हैं। इस काल को क्या है, इस काल में लोग जो थे वो पढ़े लिखे तो थे, लिखना आता था, लेकिन ऐसा लिखना आता था कि दूसरा भी जो अगली जनरेशन आएगी उसको पढ़ ही नहीं पाएगी। जैसे मान लो कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, ठीक, लव लेटर लिखा, लेकिन उसके घर पे जब पहुंचा उसके मम्मी पापा नहीं समझ पाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ कोड वर्ड में हमने लिखा है। तो अब भैया क्या है कि अब उनके जो मम्मी पापा हैं वो चीज़ को समझ नहीं पा रहे इसमें लिखा क्या है। तो इसी प्रकार से कुछ ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर चीज़ें हैं, जो चीज़ हमको मिली तो है, उन पे कुछ ना कुछ लिखा तो है, लेकिन क्या हम पढ़ नहीं सके उन चीज़ों को। तभी कहते हैं क्या इसके अंदर लिखित तो हमको मिला है, लिखित के रूप में हमें चीज़ें मिली हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को पढ़ नहीं सके, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल में बात आई कि चीज़ें हमको लिखित फॉर्म में मिली हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। पढ़ वही सकते जो लिखे हुए थे, हम तो नहीं, क्योंकि खोज हम कर रहे हैं, अब हमको मिल ही नहीं रही वो चीज़ जो लिखी, हमने कभी वो लिपि पढ़ी ही नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे कि क्या लिखा है। तो आज ऐतिहासिक काल के अंदर कौन सी सभ्यता आती है, सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी आज ऐतिहासिक काल के अंदर आती है। फिर आती ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्या है, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ऐतिहासिक काल के अंदर आपको लिखित में भी साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और उनको पढ़ा भी गया है। तो हम जो चीज़ लिखी है उसको हम पढ़ पा रहे हैं, वो ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। जैसे मान लो कि अभी क्या चल रहा है, ब्लैक फंगस या वाइट फंगस चल रहा है, ये सब चीज़ लिख दी जाएगी और आगे चल के इसको हम पढ़ भी सकेंगे। तो ये आपका ऐतिहासिक काल के अंदर आ जाएगा। ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, आपका प्राचीन आता है, मध्य आता है और आधुनिक आता है, साथ क्या समकालीन भी आता है, ठीक है। समकालीन चीज़ें वो होती हैं जो चीज़, जैसे कि जो कोई विवाद अभी रिसेंट में चल रहा है, आगे चल के लिखित फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उसी को बोलते हैं समकालीन। लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा भी हम करते हैं इन सब चीज़ के बारे में, जो चीज़ आपके एग्जाम में आएंगी उन पर चर्चा करते हैं। वो ये वाला जो लेवल होगा तो हाई लेवल का हो जाएगा, तो आपके जो अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। लेकिन जो हमको जिस चीज़ की तैयारी करनी है, हम उतना ही सिलेबस निकाल के पढ़ते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हिस्ट्री को 3 भाग कालखंड में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, और आपका आदि ऐतिहासिक बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये तीनों में क्या है, स्रोत जो आपको पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उन पे ही चर्चा की गई है। और साथ के साथ जो अब ये आपके थे प्राग ऐतिहासिक वाले लोग थे, ना वो पढ़े लिखे थे, ना वो लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे। और जो ये आपके थे आदि ऐतिहासिक वाले लोग लिखना जानते थे, लेकिन वो लोग पढ़ना नहीं जानते थे। और ऐसा लिख के गए हैं कि कोई पढ़ भी नहीं पाता। जैसे कि डॉक्टर लिख के देता है पर्चे पर दवाइयाँ, आप समझ पाते हैं कौन सी दवाई लिखी, नहीं।
और वही समझ पाता है, या तो डॉक्टर समझ पाएगा या तो आप केमिस्ट वाला समझ पाता है, ठीक है। तो इसमें लिखित था लेकिन पढ़ा नहीं गया, फिर ऐतिहासिक में था लिखित भी था पढ़ा भी गया। ये पाषाण काल था। जो प्राग ऐतिहासिक के लोग थे, ये लोग पत्थर के बारे में कुछ जानकारी थी, तभी इसको बोला गया पाषाण काल बोला गया है। और इस काल में क्या है, आदि ऐतिहासिक काल में क्या था, ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर आती है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और आदि ऐतिहासिक काल तो मैंने आपको बता दिया, प्राचीन और मॉडर्न और ये सब चीज़ें जो आती हैं ये सब इसके अंदर आती हैं। अब हम चर्चा करते हैं अपने मेन टॉपिक की। हमारा जो मेन टॉपिक है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। अब मैं सब रब कर दे रहा हूँ, या पता नहीं लिख पाए कि नहीं आप लोग लिख पाए, पूछ करके देख लेना, पूछ करके देखना और लिख लेना इसको, जो भी है। कई बार मैं इधर उधर हुआ हूँ, आप लोग लिख लेना इसको, क्योंकि ये नोट्स आपके रिवीजन के लिए ज़्यादा अच्छे रहता है। तो दोस्तों जो आपका जो पहला था वो प्राग ऐतिहासिक था। हमने प्राग ऐतिहासिक की बात की थी, प्राग ऐतिहासिक की भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। उसको हमने बताया था, इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक और इसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल मतलब होता है स्टोन एज, स्टोन एज। स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम इंसान पत्थर के बारे में जानता था कि पत्थर भी कुछ होता है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक जो था वो आपका 3 भाग में डिवाइड था, 3 कालखंड में डिवाइड था। जिस तरह किसी भी क्लास में बच्चों को 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, या 3 ही चीज़ को महत्व दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे ही इसमें भी था कि ये भी जो ये खंड था आपका प्राग ऐतिहासिक, ये भी 3 खंड में डिवाइड था। जैसे मान लो कि क्या होता है कि आप लोग अक्सर क्लास में टीचर डिवाइड कर देती बच्चों को, कि कहती है तुम पढ़ने में अच्छे हो, ये ग्रुप हो गया ज़बरदस्त बच्चे, मतलब टॉपर बच्चों का हो गया, ये मीडियम बच्चों का होगा, ये बुद्धू बच्चों का हो गया। तो इसी प्रकार इसी क्रम में देखा जाए तो ये जो आपका काल था प्राग ऐतिहासिक काल, इसको 3 कालखंड में बांटा गया था। जो वो आपका कौन कौन सा था, एक पुनःपाषाण काल हुआ, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण को हम उत्तर काल भी कहते हैं, क्योंकि वो नया है इसलिए उसे उत्तर काल भी कहा जाता है। अब जानते हैं जो आपका पुनःपाषाण काल था ये कितने साल तक चला था। तो ये आप याद रखना, ये चला था 25 साल से लेके 12,000 तक चला था, 12,000। अब ये आप सोच रहे हो ये उल्टा क्यों चल रहा है। उल्टा इसलिए चल रहा है क्योंकि ये देखिए, एक हमारे ईसा मसीह थे, इनका जन्म हुआ था, ये यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 0 मान लो, और ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया गया था 1600 ईस्वी में। तो ठीक है, तो जब आदमी जब इधर हुआ तो इधर क्या, इधर सीधी गिनती चलने लगी 1 2 3, ये इनका जन्म की बात है, ये जन्म है। और जब आदमी इधर चल रहा था तो इधर से उल्टा चल रहा था 1 2 3, तो हम इधर उल्टा गिनते हैं, इधर हम सीधा गिनते हैं, तभी इसमें ये बात कही गई है। तो हमारा जो पुनःपाषाण काल था वो हमारा था 25 साल से लेके 12,000 साल तक चला था, 12,000 तक चला था, ईसापुर तक चला था, इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है जो आपका पुनःपाषाण काल था वो 25 साल से लेके 12,000 साल ईसापुर तक चला था, ठीक है। और यही सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन था पुनःपाषाण काल का। तो ये पूछ लिया था आपका कौन सा काल सबसे लंबा काल चला था, तो पुनःपाषाण काल चलता है। लेकिन वो किसके अंदर आता है, वो प्राग ऐतिहासिक के अंदर आता है। कौन सा ऐतिहासिक था, वो प्राग ऐतिहासिक था। लेकिन प्राग ऐतिहासिक के अंदर कौन सा काल था, तो वो पुनःपाषाण काल था। फिर आता है आपका दूसरा जो मध्य पाषाण काल था। मध्य पाषाण काल आपका चलता है 12,000 से लेके कम आपका चलता है 5,000 तक, इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। फिर तीसरा आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, जो कि है आपका 5,000 से लेके 3,000 ईसापुर तक चला था। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस पाषाण काल का टाइम जो था वो सबसे लंबा था, तो आप बताओगे पुनःपाषाण काल का। और किस पाषाण काल का टाइम सबसे कम था, तो वो था आपका नवपाषाण काल। अब चर्चा करते हैं इन तीनों की डिटेलिंग के बारे में, इनकी डिटेल एनालिसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी पुनःपाषाण काल के बारे में, अब इनके उसके बारे में जानेंगे। इस काल में लोग कैसे क्या रहते थे, कैसे क्या खाते थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपका जो पुनःपाषाण काल था, इस समय जो यहाँ पे लोग रहते थे वो लोग पूरी तरह से इंसान नहीं थे, वो एक तरह से जानवर थे, वो लोग झुक के चलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो पुनःपाषाण काल, अब ये मैंने कालखंड में आपको बताया, ये 25 साल से लेके इनका जो टाइम ड्यूरेशन था वो आपका था 12,000 तक इनका चला था, और इनका ही सबसे लंबा ड्यूरेशन था, ठीक है। तो याद रखना पुनःपाषाण काल सबसे लंबा कालखंड था, जो कि था 25 साल से लेके 12,000 तक चला था। अब इसके अंदर क्या क्या थे उनको जानते हैं। तो सबसे पहले
सबसे पहले जो अफ्रीका को है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना कहा जाता है, क्रेडल ऑफ मैन। तो किसको कहते हैं? अफ्रीका को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही पाया गया था। तब ये लाइन आप याद रखना, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। फिर अब उस समय क्या था, आदमी ना तो कपड़ा पहनता था, हमेशा ऐसे नंगे घुमा करता था। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा नहीं होता आज के टाइम, जब वो 1-2 महीने का जब पैदा होता है, उसके बाद अगर उसको 2-4 महीने तक आप कपड़े अपने ना पहनाओ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया देखे जाने दो, हमें क्या जाता है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, हम अपने खाने पीने अपने दूध पे मस्त हैं। तो ऐसे ही था इस वाले काल के अंदर, जो लोग रहते थे नंगे घूमते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन लोगों को इस वाले काल के अंदर। तो क्या था, आदमी इस टाइम तो जो था वो खाना बदोश था। खाना बदोश मतलब होता खाली हमको हमारा पेट भर जाए, उससे मतलब, हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम बस खाना खाएं और खाना खा के आराम से सोते रहे या घूमते रहें, जो करना है करें। इस वाले में आता था, पूरा पाषाण काल के अंदर ये सब चीज़ें आती थी। ठीक है, आदमी खाना बदोश था और उसको खाद्य संग्रह इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया वो खाना हमेशा कोशिश करता था कि हम भैया जुटा के रख ले, अभी भूख लगेगी फिर गपाक से हम खा लेंगे, फिर गपाक से खा लेंगे। लेकिन वो खाना कैसे करता, वो खाना उसको मिलता कहाँ से था, तो वो आखेट करता था। आखेट मतलब था शिकार करता था। और शिकार कैसे करता था, वो क्या उस वक्त क्या होता था कि वो जानवर को मारने के लिए इनके पास कोई औजार नहीं हुआ करते थे। जब औजार नहीं थे तो शिकार का जानवर कैसे करेंगे, तो वो जानवर कैसे करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े जो पत्थर हुआ करते थे ऊपर जाके ऐसे धकेला करते थे, बड़े पत्थर को 2-4 लोग मिलकर या धकेला करते थे, धकेलते थे, देखते थे कोई नीचे जानवर जा रहा है, उस पर गिरा देते थे। अब वो जब पत्थर गिरता था उस जानवर के ऊपर और वो जानवर मर जाता था। फिर उस जानवर को निकाल के अपना खाया पिया करते थे जो भी था। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, इसी काल में आग की भी आविष्कार हुई थी। तो क्या था, आग की भी आविष्कार पुनः पाषाण काल में की गई थी। तो आप 2 चीज़ याद रखना, एक आखेटक और दूसरा आग। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किस काल में आग की आविष्कार हुई थी, तो पुनः पाषाण काल में हुई थी, और आखेटक कब था इंसान या मानव कब था, तो वो था पुनः पाषाण काल में। अब ये बात आपको क्लियर हो गई, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं साथ के साथ ताकि आपको याद हो जाए। तो पुनः पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था वो 25 साल से लेके 12,000 तक था, 12,000 ईसा पूर्व तक था। और साथ के साथ क्या था इसके अंदर, जो मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका को बोलते हैं। इस टाइम क्या था, आदमी खाना बदोश था, सिर्फ खाने पे डिपेंडेंट था, तो उसको खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता, आदमी आखेटक था, मानव जाति आखेटक था। आखेटक मतलब क्या, शिकारी था, शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था। और इसी काल में आग का आविष्कार भी हुआ था। तो पुनः पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। आखेट याद रखना, पुनः पाषाण का टाइम पीरियड 25 साल से 12,000 तक था। और आपका आखेटक था, मतलब शिकार किया जाता था। आग की आविष्कार हुई थी, आग का भी आविष्कार किया गया था, और खाना बदोश था इंसान। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। क्या था इंसान, मानव जाति का पालना भी अफ्रीका को कहते थे पुनः पाषाण काल में। आदमी क्या था, खाना बदोश था, आखेटक था, और क्या था, और आपका आग की खोज की थी मानव ने पुनः पाषाण काल में। अब बढ़ते हैं अगला, जो कि है आपका मध्य पाषाण काल, उसकी चर्चा करते हैं। अब आपका जो दूसरा है वो मध्य पाषाण काल है। प्राग ऐतिहासिक के अंदर मध्य पाषाण काल आता है। पहले चर्चा की थी हमने पुनः पाषाण काल की, अब हम मध्य पाषाण काल की चर्चा करेंगे। तो मध्य पाषाण काल के जो टाइम ड्यूरेशन था वो क्या था, वो 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व था। 12,000 से लेके 5,000 ईसा पूर्व था, याद रखना आप लोग। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें बात की गई थी अंत्योष्टि की बात की थी। अंत्योष्टि क्या होता है, क्रियाक्रम, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंत्योष्टि की जाती है। तो वो ये आपकी बात की गई थी मध्य पाषाण काल के अंदर। आप लोग जानते हैं हिंदू रिवाज में 16 संस्कार होते हैं, लेकिन आज के टाइम किसी को भी 16 संस्कार के बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है। आज से जब ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे तो कोई बालक या बच्चा पैदा होता था तो उसके 16 संस्कार, सारे संस्कार किए जाते थे। लेकिन आजकल कोई संस्कार नहीं होते, कोई संस्कार आजकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो अंत्योष्टि की बात जो आपकी हुई थी वो मध्य पाषाण काल के अंदर बोली गई थी। और इसी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। तो आप याद रखना, मध्य पाषाण काल को अंत्योष्टि बोलते हैं। अंत्योष्टि मतलब मध्य पाषाण काल के समय ही जो अंत्योष्टि मतलब जो आपका अंतिम संस्कार था वो भी इसी में जाना गया था, और उसको माइक्रोलिथ बोलते हैं और अंत्योष्टि। अब बढ़ते हैं अपना जो तीसरा है, जो तीसरा हमारा नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, उसकी चर्चा करते हैं।
तो अब जो आपका तीसरा है वो नवपाषाण काल है। प्रागैतिहासिक के अंदर जो तीसरा वाला है पाषाण काल है वो नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 2 के बारे में डिस्कशन किया है, जो कि आपका था पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब हम तीसरा चर्चा करेंगे जो कि नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो 5000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व था। यहाँ पे के लिखा है, के आप लोग जानते हो, सब लोग ऑनलाइन परिचित हो, के मतलब होता है 1000, ठीक है। तो ये 5000 से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक इनका उत्तर काल चला था। अब इस काल में क्या क्या हुआ था इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भैया इंसान जो था ना, देखो क्या हुआ था, ये अपना भारत है। मैप इतना अच्छा नहीं पढ़ना, आप लोग बस समझ जाना। ये मध्य एशिया से कुछ लोग, यहाँ पे 2 व्यक्ति थे जो आपस में लड़ाई कर गए थे। वो कौन व्यक्ति थे? जो खाना बदोश, जो मैंने आपका डिस्कशन किया था आपके पुरापाषाण काल में। तो 2 भुखारू लोग थे जो बहुत पेटू लोग थे, आपस में दोनों लड़ गए। हाँ, ये जानवर हम मारेंगे, ये जानवर हमारा है। तो दोनों लड़ गए। तो उसमें क्या हुआ, एक वाला जो झुंड था, एक झुंड को वो लोग, जो दूसरा झुंड था वो ज़्यादा ताकतवर था। तो उसने क्या किया, जो कमजोर वर्ग था उसको वहाँ से निकाल फेंका। तो उन लोगों को यहाँ से उठा के फेंक दिया, ठीक है, मध्य एशिया से आप निकाल के फेंक दिया। तो ये लोग साले निकल के, ये जो लोग थे ये लोग निकल के यहाँ पहुँच गए। ये जो जगह थी, ये कौन जगह थी? मेहरगढ़ था। ये पाकिस्तान की जगह थी मेहरगढ़। यहाँ पहुँच गए लोग। जब यहाँ लोग पहुँचे, अब सब आके बैठ गए आराम से, और थक थका के दूर से पैदल आए थे बेचारे, थक थके आए और ऐसे लेट गए। अब लेट गए, जब लेटने के बाद जब उनकी आंखें खुली तब इनको लगी भूख। तब लोग ऐसे झटपटाए तो देखें यहाँ पर कुछ गदगद लग रहा है। तो जब वहाँ ऐसे घास उखाड़े तो साथ में उनको कुछ खाने के आइटम उनको मिले, जैसे कि हो गया गाजर, मूली, इस टाइप का कुछ उनको खाने का मिला। तो वो जब खाना चालू किया, बोला बड़ा टेस्ट बड़ा अच्छा रहा। फिर 1 निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, तब उनको पता चला यहाँ पे कुछ खाने वाला है। तब इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे खेती चालू कर दी। तब यहाँ पे खेती चालू की। और कहाँ पे, ये कौन सी जगह है? ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में खेती चालू की गई थी, ठीक है। जब खेती चालू की, तब अब खेती चालू हुई कहाँ? मेहरगढ़ में खेती चालू की गई। ये जगह है पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ खेती चालू की गई। अब वो खेती मेहरगढ़ में चालू की गई थी। और मेहरगढ़ जो है वो किन 2 पहाड़ियों के बीच में है? वहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच में मेहरगढ़ पड़ता है। तो वो 2 पहाड़ियाँ थी, किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। कौन सी? सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ। लिख देता हूँ मैं आपको, सुलेमान और किरधर पहाड़ियाँ। याद रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, बस आप समझ जाना। गेहूं और जौ ऐसे लिखते ना, ऐसे। हाँ, आप समझो उनकी कहानी। तो जब ये लोग यहाँ से भगा दिए गए थे, यहाँ पे आए तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया। कहाँ पे चालू किया? पाकिस्तान में मेहरगढ़ में खेती करना चालू किया। और मेहरगढ़ जो जगह थी वो किन 2 पहाड़ियों के बीच में थी? तो वो 2 जो पहाड़ियाँ थी वो सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बीच में थी। अब इन्होंने यहाँ पे जो फसल उगाई थी पहली, वो फसल कौन सी थी? एक तो जौ थी और दूसरी थी गेहूँ। जौ और गेहूँ, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, जौ गेहूँ। तो पहली फसल कौन सी उगाई थी? जौ और गेहूँ। कहाँ पे उगाई गई थी? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ का आपका पाकिस्तान में किन 2 पहाड़ियों के बीच में आपका मेहरगढ़ पड़ता है? ये आपका किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में पड़ता है। ये अब आपको याद हो गया होगा। अब सुनो, जब इंसान कृषि करने लग गया, ये सब कहानी तो हो गई, इंसान अब कृषि करने लग गया, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दी। अब कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसको वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए होती है। जैसे कि मान लो कि अगर हम हमारा खेत है, तो अगर हमारा जो खेत है उसके आसपास हमारा आवास भी होना चाहिए। आवास क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने जो खेती की है उसकी देख रेख भी तो हमको करनी होगी। अगर हम देख रेख नहीं करेंगे, हम खेती यहाँ कर रहे हैं और रहें किसी अदर स्टेट में रहें, तो क्या आपको लगता है कि आप अगली बार जाओगे तो आपको वहाँ पे आपकी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। या तो कोई जानवर चढ़ जाएगा, या कोई ना कोई काट के लेके चला जाएगा, या तो कोई जलन के मारे आपकी खेती में जब पक जाएगी तो आग लगा देगा। तो इसलिए लोगों ने क्या किया? आवास का निर्माण किया, ठीक है, झोपड़ी उपड़ी बनाई, रहने का इंतजाम किया। कृषि के बाद क्या किया लोगों ने? आवास का इंतजाम किया। तब उसमें अब लोग रहने लग गए। तब उन्होंने क्या किया, वहाँ तो
हालांकि वो तो जंगल था, तो वहाँ तो कई प्रकार के जानवर घूमते थे, लेकिन सबसे वफादार जानवर कौन सा होता है? कुत्ता होता है। तो लोगों ने क्या किया, कुत्ता को पाला ताकि हमारी और जानवर से रखवाली हो सके। तो लोगों ने क्या किया, कृषि करने के बाद आवाज़ ढूंढा, आवाज़ ढूंढने के बाद कुत्ता पाला। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ हो गई। उसके बाद जो उनकी फसल थी, फसल बड़ी हुई, धीमे धीमे फसल बड़ी हो गई। उसके बाद फसल को कटाई जुटाई चालू कर दी लोगों ने, जो है कटाई जुटाई चालू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अब वो सोचने लगे कि यार इसको हम, इतना हो गया, अनाज जितना हो गया, हम इसको लेके कैसे जाएंगे अपने घर तक। अब बड़ा कन्फ्यूज है सब। अब क्या किया इन्होंने, मिट्टी के पहले थरिया टाइप की, जो मिट्टी की जो आपकी प्लेट होती है, इस टाइप का कुछ बनाया है। फिर ऐसे बनाते बनाते फिर और गोल हो गया, बोले इसमें तो और आना जाएगा। फिर ऐसे गोल करते गए तो देखा एक सुराही या मटका टाइप का चीज़ बन गई। अब इनको लगा ये जान गए, इसमें ये जो अनाज हुआ है इसको हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से अपने घर भी ले जा सकते हैं और घर में जाके इसको रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो क्या हुआ, मनका जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसका भी निर्माण इसी पाषाण काल में हुआ था। अब क्या हुआ, जब भैया इनकी सब खेती उती कट गई, तो अभी लोगों ने कहा कि अब ये सामान जो हमने, जो गेहूं और जौ हुआ है, इसको हम घर तक कैसे लेके जाएंगे। एक सर पे रख के ले जाएंगे, या कंधे पे रख के ले जाएंगे, थक जाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, पहिए का निर्माण किया। पहिए का जो पहिया होता है उसका निर्माण किया। तो लकड़ी कैसे बांधा बूंधा होगा, मिट्टी का पहिया बनाया, फिर उस पर सामान रख के धकेलते हुए घर तक लेके गए। तो क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, कृषि करना चालू किया नवपाषाण काल में। आवास के बारे में जानकारी हुई, कुत्ता जानवर पाला था। पहला कौन सा जानवर पाला नवपाषाण काल में, कुत्ता पाला। मनके के बारे में जानकारी हुई, जिसको मृदभान बोलते हैं, मिट्टी के बर्तन। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। इसी युग को ताम्रपाषाणिक काल भी कहते हैं। तो इसमें तांबे का भी उपयोग किया गया था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े औजार बनाते थे। तो जो बड़ा औजार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करोगे तो बहुत लंबा अगर लोहा हुआ तो लोहा टूट जाएगा। तो जो रॉड होती थी उसकी तांबे की यूज़ करते थे, और आगे एक नुकेला पत्थर लगा देते किसी भी चीज़ का शिकार करने के लिए। तब इसको बोलते हैं ताम्रपाषाणिक काल। तब आप, मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा। अब एक बार मेरे साथ बोलिए, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ था। एक तो आपकी कृषि हुई थी। कृषि कहाँ पे हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी। किन दो पहाड़ियों के बीच में थे, किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में हुई थी, और किरधर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में हुई थी। और कौन सी खेती की गई थी, कौन से अनाज की, तो वो था आपका गेहूँ और जौ था। ये बात याद हो गया आप लोगों को। तो सबसे पहले खेती कहाँ की गई थी, नवपाषाण काल में की गई थी। उसके बाद लोगों ने आवास ढूंढा, रहने का अपना साधन ढूंढा। उसके बाद लोगों ने क्या किया, एक जानवर पाला, जो कि जो जानवर था उसका जो जानवर लोगों ने पाला था वो था कुत्ता। उसके बाद मनका बनाया, मतलब कुछ मनका, मृदभान, जो मिट्टी के बर्तन के बारे में कुछ जानकारी हुई। पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में होता। साथ ही साथ इसमें इसी युग को ताम्रपाषाणिक युग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे का इस्तेमाल किया गया था। आई होप ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ और सुनो, जो इंसान है या मानव है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। तो याद रखना है कि जो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसको बोलता हूँ होमो सैपियंस। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी और चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसको रफ कर दे, इसको नोट डाउन कर लो यार, नोट डाउन कर लेना पुश करके। तो अपने अब बात करते हैं अपने भारत की। अब अपने भारत की बात करते हैं। तो भारत में क्या हुआ था, पहली बार मानव का जो कंकाल था वो पहली बार भारत में कहाँ मिला था, तो वो मिला था मद्रास में, जो अभी का जो नाम है वो चेन्नई है। जो मानव का कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ था हमको भारत में, तो चेन्नई में प्राप्त हुआ था। चेन्नई मतलब मद्रास में। किसके वंश में, उस वक्त पल्लो वंश का शासक हुआ करता था, पल्लो वंश का राज्य चलता था। तो उनके वंश में, उनके टाइम पे हमको मानव कंकाल प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये बात अब आपको क्लियर हो गई कि हमको पहली बार भारत में मानव कंकाल कहाँ मिला था, तो वो मद्रास मिला था, जो कि अब अभी का जो उसका नाम है वो चेन्नई है। पल्लो वंश का शासक हुआ करता था। और किस जगह मिला था, पल्लो रन में मिला था। एक जगह और थी अपने भारत में, वो कौन सी जगह थी, एमपी में, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका। आप लोग जानते होंगे भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चित्रकारी के फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी चित्रकारी है उससे संबंधित अवशेष मिले हैं। एक मिनट, उससे संबंधित अवशेष मिला। तो भीमबेटका आपका एमपी यहाँ आता है समथिंग। तो ये भीमबेटका स्पेलिंग आप लोग पे ध्यान मत दीजिए, हो सकता है गलत लिख गया हो, बट भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ था भीमबेटका में कि इन लोगों को चित्र मिले हैं। चित्र कैसे मिले हैं, अब देखो, ये एक मान लो कि ये हाथी है
और ये एक इंसान है, ये भाला लेके इसको छेद रहा है। तो इस तरह के इसको चित्र मिले हैं। जब हमारे जो वैज्ञानिक ने इन्होंने खोज की तो उनको इस टाइप के कुछ चित्र मिले हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस टाइप के इनको चित्र दिखाई पड़े हैं गुफा में। कौन सी कहाँ पे मिले? गुफा में दिखाई पड़े, गुफा। और किस टाइप के चित्र हैं? वो तो शैल चित्र हैं। क्या बोलते हैं? शैल। एक बार देखो शैल कैसे लिखते हैं, शैल चित्र थे, शैल चित्र, शैल चित्र। तो भीमबेटका में हमको पहली बार क्या मिला है? भीमबेटका के हमको चित्रकारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जो कि हमको गुफाकारी भी बोलते हैं, उसको शैल चित्र भी मिलता है। उसमें क्या मिला है? एक व्यक्ति या एक कोई इंसान किसी जानवर की तरफ भाला लेके खड़ा है, भाला लेके खड़ा है, ये इंसान है मान लो। ठीक है, सही बना दे, आप लोग कहोगे कि क्या बना दियो, ये इसको छेद रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शैल चित्र बोलते हैं। अब ये जानो कि जो आपका ये भीमबेटका है, भीमबेटका जो ये मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो कहाँ पे है? तो वो कौन सा जिला है? रायसेन जिला है। रायसेन जिले में भीमबेटका पड़ता है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, रायसेन जिला में, रायसेन जिला में भीमबेटका, भीमबेटका है। तो जो आपका मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका है वो कहाँ पड़ता है? वो रायसेन जिला में पड़ता है। और वहाँ पे क्या है, कौन सा पर्वत है? तो वहाँ पे आपको याद होना चाहिए विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। और कौन सी नदी घाटी है? तो नर्मदा नदी घाटी है, नर्मदा नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। स्पेलिंग आप लोग देख लेना, पाई मात्रा शायद गलत होंगी, तो आप फोकस करिए किस पे? सिर्फ सुनने पे, और नोट्स खुद बनाइएगा अपने आप से। हालांकि ये रफ नोट्स हैं, आप रफ बनाइएगा और वीडियो देखेगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो क्या हुआ था यहाँ पे? भीमबेटका के बारे में जो आपको चित्रकारी की, जो आपको जो चित्र से संबंधित जो पहली बार इंफॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ मिली थी? आपके भारत में तो मध्य प्रदेश में मिली थी। मध्य प्रदेश में भी कहाँ मिली थी? मध्य प्रदेश में आपको भीमबेटका में मिली थी। और वो कैसी गुफाकारी थी? वो गुफा चित्रकारी या शैल चित्रकारी थी, गुफा चित्रकारी या शैल चित्रकारी थी। और जो ये भीमबेटका था वो कहाँ था? रायसेन जिले में था। रायसेन जिले में, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका था। और कौन सी वहाँ पे पर्वत था? तो विंध्याचल पर्वत था। और कौन सी नदी थी? नर्मदा नदी थी। ये बात आपको याद होनी जानी चाहिए मेरे ही लेक्चर में, याद रखना। अगली बार मैं पूछ लूँगा, या फिर आप लोग कमेंट करके बता देना शॉर्ट। मैं देखता रहूँगा कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमको चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? चावल के जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे, हमको पहली बार चावल के साक्ष्य या चावल हमको प्राप्त कहाँ से हुआ था? जानकारी कहाँ से हुई? तो यहाँ पे कहीं इलाहाबाद है, इलाहाबाद। ये मिटा दूं क्या? ये मिटा दूं ताकि मुझे जगह मिल जाए। एक मिनट, अब ये भी मिटा देता हूँ क्योंकि अब तो ये अब हो ही चुका है। इलाहाबाद, और इलाहाबाद में एक जगह है कोलडीवा। कैसे लिखते हैं कोलडीवा? एक मिनट देख लेता हूँ मैं। कोलडीवा। तो हमको यूपी में क्या है? यूपी से हमको यूपी के इलाहाबाद से हमको चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वो जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है कोलडीवा। ठीक है, जो जहाँ से हमको चावल प्राप्त हुए यूपी से, वो कहाँ से? इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं। जगह का नाम है कोलडीवा। ठीक है, याद रहेगी आप लोगों को। ये भी अब मिटा देते हैं, ये भी अब साइड से मिटा देता हूँ मैं। पहली बार हमको चावल के साथ कोलडीवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं, यूपी से। ये भी मिटा देता हूँ। ओके, अब जानते हैं कुछ कश्मीर के बारे में। कश्मीर यहाँ पे है ना, कश्मीर से हम किससे से? बुर्ज होम।
बुर्ज, बुर्ज होम। यहाँ से हमको क्या मिला? गर्त आवास, गर्ता आवास। गर्त आवास क्या चीज़ होती है? ठंडी से बचने के लिए, समझिए। अब मैं समझाता हूँ। तो अगर हमसे पूछ लिया जाएगा हमको गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हमको बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम हमारा कहाँ है? तो बुर्ज होम हमारा कश्मीर में है। अब जानो गर्ता आवास क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी का टाइम होता है, अपने वहाँ आज के टाइम कुत्ते लोग क्या होता है, मिट्टी को खोद के उसके अंदर बैठ जाते हैं, उनको ठंडा महसूस होता है। लेकिन कश्मीर में क्या है, कश्मीर में बहुत ठंडी रहती है, तो वहाँ ठंडी हवा चलती है। तो लोग उस टाइम, बहुत पहले के टाइम, लोग क्या करते थे, मिट्टी को खोद के अंदर जाके बैठ जाते थे, ताकि जो ठंडी हवा चल रही वो ऊपर से जो ठंडी हवा चल रही है वो ऊपर से निकल जाए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं गर्ता आवास। तो बुर्ज होम जो कि आपका कश्मीर में है, वहाँ पे गर्ता आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बात याद रहेगी ना आपको। अब एक छोटी और चर्चा कर लेते हैं बिहार के बारे में। एक मिनट, बिहार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट टाइम दीजिए, जस्ट वेट। कॉल डिस्टर्बेंस कर रहा है मुझे। चिरांद, बिहार में एक जगह है चिरांद, वहाँ भी कुछ साक्ष्य मिले, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। और जो ये खेती की गई थी वो कितने साल वर्ष पहले की गई थी? तो 7000 ईसा पूर्व पहले। खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? 7000 ईसा पूर्व पहले। कृषि लिख देता हूँ, कृषि। तो याद रखना आप लोग ये चीज़, कृषि 7000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। तो एक क्विक रिवीजन कर ले जल्दी से, ताकि आपको भी याद रहे। रिवीजन कराना इतना अच्छा होता है, जाकि किताब से आप 4 बार पढ़ोगे आपको जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन बार बार सुनोगे और रिवीजन करोगे तो जल्दी याद होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने 3 चीज़ों के बारे में, पहले सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जाना था। हिस्ट्री को हम किसको, फादर ऑफ हिस्ट्री हमको फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसको कहते हैं? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हम कहते हैं हेरोडोटस को। एच फॉर हेरोडोटस, एच फॉर हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 कालखंड में बांटा था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है। हमारा जो प्राग ऐतिहासिक था, इसमें कोई लिखित सूत्र नहीं मिले थे। और जो आपका आदि ऐतिहासिक था, इसमें आपको लिखित सूत्र मिले थे, लेकिन हम पढ़ नहीं सके थे। और जो ऐतिहासिक था उसमें लिखित और लिखा भी जा सका था, उसको पढ़ा भी जा सका था। तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो आपका आता था आदि ऐतिहासिक काल के अंदर। अब जानते हैं जो आपका जो प्राग ऐतिहासिक था, इसको भी हमने 3 कालखंड में बांटा था। एक था पुनःपाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा था नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। तो जो आपका पुनःपाषाण काल था वो 25 साल से लेके 12,000 तक चला था। इसमें क्या क्या हुआ था? इसके अंदर क्या था? मानव जाति का पालना, अफ्रीका को मानते थे, मानव जाति का पालना अफ्रीका को माना जाता था। और यहाँ पे क्या था कि इंसान जो था वो आपका खाना बदोश था, खाने के बारे में जानकारी थी, और आखेटक था, आग का आविष्कार किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल क्या था? इसमें अंत्योष्टि की बात की गई थी, और इस युग को माइक्रोलिथ बोलते हैं। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। फिर आता है आपका नवपाषाण काल। पाषाण काल में हमने क्या क्या बात की थी? कृषि की बात करी है, आवास की बात करी है, जानवर जो पाला था वो कुत्ता था, मनका मृदभान की बात करी है, जो कि मिट्टी के बर्तन होते हैं, पहिए की बात की है। ये सब बात हमने इसके अंदर की थी। और वो जो आपकी खेती की गई थी वो 2 पहाड़ियाँ कौन थी? जो आपकी 2 पहाड़ियाँ थी वो किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ थी। वो मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। और नवपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक काल भी कहते थे। फिर आता है आपका मानव कंकाल कहाँ मिला था? तो मद्रास में मिला था। मद्रास मतलब चेन्नई। ठीक है। पल्लव वंश के पल्लव रन में मिला था। फिर आती है इसके बाद बात करते हैं कि चावल के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? कोलडीवा से मिलता है। कोलडीवा आपका कहाँ है? कोलडीवा आपका इलाहाबाद में। कोलडीवा आपका इलाहाबाद में है, वहाँ से हमको चावल मिले थे। फिर चर्चा करते हैं, हमको जो चित्रकारी या चित्र के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो कहाँ से मिली थी? वो हमको भीमबेटका से मिली थी। भीमबेटका कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और कौन सा जिला है? रायसेन जिला है। जो भीमबेटका जो एमपी में है वो कौन से जिले में? रायसेन जिले में। और कौन सी वहाँ पे पर्वतमाला है? तो विंध्याचल पर्वतमाला है। साथ के साथ कौन सी नदी घाटी है? तो नर्मदा नदी घाटी है।
और क्या बात की थी मैंने, हाँ, और एक जगह है बिहार में चिरान, उसमें भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं लगते, तो तभी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। तो और कश्मीर में, हाँ, कश्मीर में आपको बुर्ज होम मिले हैं जो कि गर्तावास से संबंधित है। गर्तावास क्या होता है? ठंडी हवा से बचने के लिए नीचे गड्ढा करके बैठ जाना। सॉरी। तो यही सब था आज के चैप्टर में, सिंधु घाटी सप्ताह में। इसका सेकंड पोर्शन हम कल डिस्कस करेंगे। पहले आज इतना रिवाइज करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर छोड़िएगा। और मैं अब जल्द सोच रहा हूँ कि साथ के साथ आपकी टेस्ट सीरीज पे स्टार्ट करूँ, या टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे टेस्ट सीरीज के लिए डिजाइन करने के लिए, मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम जिनको ज्वाइन करना हो मैं लिंक डाल दूंगा, मुझे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।